मेरा सबसे फेवरेट नुस्खा जो दानों के लिए है, नंबर 1 सुबह शाम चेहरा धोएं। एक टाइम आपका एक्ने वाला फेस वॉश होना चाहिए, एक टाइम आपका नॉर्मल वाला। शाम को चेहरा बिना धोए अगर आप सो रहे हैं तो दाने तो आप खुद ही इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं, आओ आओ। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में आज की डेट में एक सिंपल होम रेमेडी जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं खुद नोट कर रही हूँ, सिंपल ग्लिसरीन और रोज वाटर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लगाना चाहिए इसके ऊपर। घरेलू नुस्खे के अंदर सबसे फेवरेट दादी माँ नुस्खा जो इतने सालों से चलता है और कभी फेल नहीं होता अगर आपने ठीक से किया है, सिंपल मुल्तानी मिट्टी। सनस्क्रीन का SPF 25 अबव बहुत है। ये मत सोचिए कि आपको बहुत महंगा सनस्क्रीन की ज़रूरत है, 50, 100। जिन लोगों को एक्ने स्कार्स होते हैं कि एक्ने तो चलिए ठीक हो गया, पर गालों के ऊपर या माथे पर वो बहुत गहरे निशान छोड़ गए हैं, क्या ये ठीक हो सकते हैं? क्योंकि खैर स्किन बहुत खूबसूरत है, मगर अगर किसी को जैसे गड्ढे हों, स्कार्स हो, तो हम उतना ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, बहुत सारे लोगों के जो होठ हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, हालांकि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अपने लिप्स पे सिंपल ग्लिसरीन और कपूर लगा के थोड़ा उसको घिसें, एक्सफोलिएशन करें हफ्ते में 2 दिन, बहुत फर्क आ जाता है। अगर आप कुछ घरेलू टिप्स बता दें कि कैसे टैनिंग से बचें, कैसे टैनिंग को दूर करें। मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड इज फ्रेश टोमेटो रसा। टोमेटो का एक स्लाइस लीजिए, उसको पिचका लीजिए, जो पिचका के बच गया वो खा लीजिए, दैट्स फाइबर, वेरी गुड। तो जो उसका जूस है उसके अंदर आपने वही चंदन पाउडर डालना है, लाल और सफ़ेद, इसी टोमेटो रस्से के साथ बिना चेहरा धोए भी आप लगा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों को दही लगाना चाहिए जहाँ पे स्किन सेंसिटिव है, और दही रोज खाना चाहिए। जो प्रोडक्ट महंगा है ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत सारी सस्ते नुस्खे होते हैं जो बहुत काम कर जाते हैं। कभी गाल, कभी माथे, तो कभी ठुड्डी पर दाने निकल रहे हैं। इन पिंपल्स ने परेशान कर दिया है, जाते जाते निशान छोड़ गए हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। धूप में निकल निकल कर टैनिंग हो गई है, स्किन एकदम मुरझा गई है, चेहरे का ग्लो एकदम ख़त्म हो गया है, चेहरे पर झाइयाँ पड़ने लगी हैं, स्किन ड्राई हो गई है, ओपन पोर्स ने परेशान कर रखा है। उफ, स्किन के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी वाइट हेड्स, कभी ब्लैक हेड्स, कभी ऑयली स्किन तो कभी कुछ और। पर चिल, ये सब एकदम नॉर्मल है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। हम हैं ना आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने के लिए। तो आज सेहत इंटरव्यू सीरीज में खूब डिटेल में बात होगी आपकी स्किन और उससे जुड़ी हर प्रॉब्लम की। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड चेयरमैन स्किन एंड हेयर क्लिनिक दिल्ली एंड सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर दीपाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। इस इंटरव्यू की शुरुआत हम करने वाले हैं स्किन की एक बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से, दाने, पिंपल्स। हम सब कभी ना कभी इससे जूझते ही हैं, इनफैक्ट मेरे अभी एक हो भी रखा है यहाँ पे। मुझे ये पूछना है, ये दाने अचानक से क्यों निकलने लगते हैं सबसे पहले तो? जी देखिए, दानों के अलग अलग रीज़न होते हैं। हार्मोनल होता है, दाने बेसिकली एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारी त्वचा पे ये धूल, मिट्टी, ह्यूमिडिटी जब रुक जाती है हमारे स्किन के पोर्स में, तो अंदर से जो सेबेशियस ग्लैंड है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आप बाहर से दाने के रूप में देखते हैं और उसको हम पिंपल्स कहते हैं। दाने तरह तरह के होते हैं, किसी को पस वाले होते हैं, मतलब ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं, किसी को प्लेन होते हैं, किसी को छोटे से होते हैं। हार्मोनल का मतलब हुआ जैसे पीरियड से पहले लड़कियों को आना, जो बहुत कॉमन है। ये स्पेशली उन लड़कियों में देखा जाता है जो काफ़ी अच्छे, जिनके मतलब पीरियड्स आर गुड, ओव्यूलेटरी साइकिल्स जिन्हें कहते हैं, हेल्दी लड़कियां हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट ऐसा नहीं है कि अगर दाने आ रहे हैं तो हेल्दी पीरियड्स है, बट ये ज़्यादा उसमें देखा जाता है जिनका ईस्ट्रोजन अच्छा है। तीसरी रीज़न जो देखा जाता है, अब ये ह्यूमिडिटी, जब इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम इस शो पे हैं, तो हम देख रहे हैं, मैं आई रास्ते में आपके स्टूडियो में, तो बारिश हो रही थी, तो बारिश से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी से बैक्टीरियाज बढ़ते हैं। बहुत रेयरली दाने देखे जाते हैं प्रोफेशन रिलेटेड, जैसे हम डॉक्टर्स जब मास्क बहुत ज़्यादा पहनते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो साइडों पे मार्जिन जहाँ पे टाइट होता है वो कम होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस आ जाती है। वो होती है फंगल, यीस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अदर तरह की। वो देखने में दाने लगती हैं, दाने नहीं होते, मगर जनरल कॉजेज़ दानों के ये हैं। और मैंने बहुत रेयरली मगर देखे हैं पेशेंट जो हद से ज़्यादा तेल लगाने के शौकीन होते हैं, वो सर पे तेल लगाते हैं, हाथ नहीं धोते, तो थोड़ा सा भी लग गया वहाँ पे दाने आ गए। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, स्पेशली इन साउथ ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या खाने पीने की कुछ चीज़ों से भी आपके दाने ज़्यादा निकलते हैं? जी देखिए, दाने साइंटिफिकली खाने से इंड्यूस नहीं होते हैं, मगर जब दाने आ जाएं तो खाना अवॉइड करना ज़रूरी होता है, स्पेशली शुगर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, इनकी वजह से दाने नहीं आ रहे हैं आपको, आपकी स्किन ऑलरेडी प्रोन है। अब आप इंडिया में अगर रहते हैं और यहाँ पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हैं, वी आर इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सो उस कैटेगरी में देखा जाए तो हमारी स्किन पे रुका हुआ है पोल्यूशन। अगर आप सुबह शाम चेहरा नहीं धोएंगे लैक ऑफ हाइजीन से, तो यहाँ धूल मिट्टी बची हुई
हुई है तो आपको दाने तो आने ही हैं। अगर दाने आए हुए हैं उसके बाद आप स्पाइसेस खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, अपनी स्किन इम्यूनिटी और घटा रहे हैं तो दाने बढ़ जाएंगे। मगर ये नहीं है कि आप अच्छी स्किन रख रहे हैं, सुबह शाम धो रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद खाने से आपको दाने आएंगे, ऐसा नहीं होता। और स्ट्रेस से? स्ट्रेस तो सबसे बुरी चीज़ है सर्वर जी। वो हम सबको, हमारी स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन अंदर से बात करती है। अंदर किसी के भी शरीर में कोई बीमारी है तो सबसे पहले वो त्वचा पे आती है। तो अगर आपको अंदर से किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है तो वो स्किन पे दिखता ही दिखता है। अच्छा, और रोज़ की क्या आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे दाने निकलने लगते हैं? जैसे मैंने ये सुना है, हम में से बहुत सारे लोग अपने जो पिलो कवर हैं, यानी तकिए के ऊपर जो कवर चढ़ाते हैं, उसको बहुत दिनों तक नहीं बदलते, हफ्तों तक नहीं बदलते, और उसी पर मुंह रख के सोते हैं। अब उस पर बैक्टीरिया है, गंदगी है, धूल मिट्टी है, आप मुंह रख के सो रहे हैं उस पर, आपके यहाँ पे दाने निकलने लगेंगे। बिल्कुल। ऐसी रोज़ की कौन सी आदतें हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन है ये मोबाइल की फ़िल्म। ये मैं यंगस्टर्स में बहुत देखती हूँ, वो मोबाइल के ऊपर वो फ़िल्म ही नहीं बदलते हैं एंड लगा के रखते हैं। उसके ऊपर उनका मेकअप भी आता है, क्रीम भी आता है यंग लड़कियों का, और फिर वो उससे उनको यहाँ पे एक ही साइड पे दाने देखती हूँ मैं। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है ऐसे करके बैठने की बिना हाथ धोए, तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे आप देखेंगे कि कुछ दाने हैं, और एज के साथ यहीं की स्किन लटक भी जाती है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि आपकी यहीं की स्किन आप ऐसे खींच रहे हो मगर गलत डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, उसी से आपको यहाँ जाउल होगा, यहाँ नहीं। तो आप देखेंगे फेशियल एसिमेट्री कॉमन हो जाती है इन आदतों की वजह से। सो बहुत ज़रूरी है आप हाइजीन मेंटेन करें। पिलो कवर चेंज करना उतना ही ज़रूरी है जितना बेडशीट बदली जाती है, और उनको ज़रूर धूप दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली इस ह्यूमिडिटी के मौसम में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धूप एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि अगर आपके चेहरे पे किसी स्पेसिफिक पार्ट पर दाने निकल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सेहत में यहाँ कमी है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके माथे पे निकल रहे हैं, कहा जाता है अगर यहाँ नीचे गाल के पास निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपको हार्मोनल एक्ने है, यानी आपके हार्मोन्स की उथल पुथल की वजह से आपके ठुड्डी पे, गालों जी के जी नीचे जी यहाँ दाने निकल रहे हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। दीज आर ऑल हार्मोनल एक्ने। हार्मोनल एक्ने को अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएं, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से देखा जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से देखा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से देखा जाता है। कुछ लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ना होकर आजकल एक नया सिंड्रोम जैसा देखा जाता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई होता है, मगर फीमेल ईस्ट्रोजन भी नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है। तो उसको आप क्लासिकल पॉलीसिस्टिक नहीं कह सकते, मगर ये स्ट्रेस ही हो गया एक तरह से। तो चलिए, तो महिलाओं की बात हो गई, पर मेल एक्ने भी बहुत आम है, पुरुषों को Yes. भी दाने निकलते हैं। मेल में जो लोग टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है विच इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन पाउडर्स। जो जिम गोअर लड़के होते हैं उसमें भी मैंने दाने यहाँ देखे हैं चेस्ट पे, बैक पे। वो सिर्फ प्रोटीन पाउडर बढ़ाने की वजह से, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से अगेन हार्मोनल एक्ने कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज लड़के ब्लेस्ड हैं, अगर वो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें तो उनके हार्मोनल इश्यूज कम होते हैं कंपेयर टू लेडीज़। नंबर 1। नंबर 2, लड़कों में अनदर रीज़न जो जिम गोअर्स में मैंने देखा है वो लैक ऑफ हाइजीन। क्योंकि कभी आपका पानी बदल गया, कभी आप जिम में नहा लिए, कभी घर पे नहा लिए, कभी आप नहाई नहीं, आपने वो सिंथेटिक वाले कपड़े पहने। क्योंकि आप देखते हैं बॉलीवुड और फिल्म स्टार्स बड़े अच्छे लगते हैं सिंथेटिक में, टाइट, और आपकी बॉडी अच्छी है, मगर उनको ये नहीं रियलाइज़ होता कि उसके अंदर बहुत हाइजीन की ज़रूरत होती है। आप सिंपल कॉटन कपड़े पहनिए, डोंट वेयर सच टाइट फिटिंग्स अनलेस कि आपके पास बहुत बढ़िया मेड सर्विस है, आप बहुत अच्छा उसको वॉश करा रहे हैं और पहनने से पहले पाउडर डाल रहे हैं, अंदर के गारमेंट्स आपके कॉटन के हैं, तो दे गेट ऑल फुल बॉडी एक्ने। अनदर, मेरे पास बॉडी बिल्डर्स काफ़ी आते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, स्टीरॉयड सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। हमेशा मैंने नोट किया है जो स्टीरॉयड के एक्ने हैं वो फेस पे नहीं आते, स्टीरॉयड के एक्ने आते हैं चेस्ट पे, आर्म्स पे, बैक पे। पर चलिए, ये तो आपने बात करी कि जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, बट जो लोग जिम नहीं भी जा रहे हैं, प्रोटीन स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे, हम पुरुषों की खास तौर पर यहाँ बात कर रहे हैं, चेहरे पे एक्ने होता है काफ़ी ज़्यादा। एक्ने पे इनफैक्ट हम लोग अभी डिटेल में बात भी करेंगे, दानों से शुरुआत कर लेते हैं। तो इसके पीछे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स के अलावा क्या और वजह हो सकती हैं? वही सर्वर जी जो हमने शुरू में कहा, दैट इज सिंपल बैक्टीरियल पोल्यूशन, ह्यूमिडिटी, स्ट्रेस। और जब दाने हैं, आपने चेहरा नहीं धोया है, सबसे ज़रूरी चीज़ अगर आप अपने चेहरे पे दाने नहीं चाहते हैं, सुबह और शाम 2 बारी चेहरा धोना ज़रूरी है। जैसे घर पे आप अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, आप एक युवक युवती हैं, तो आपके घर पे आपके पेरेंट्स कोई ना कोई आपके घर पे डस्टिंग ज़रूर कराता होगा अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हैं। उसी तरह चेहरे की डस्टिंग खुद करनी पड़ेगी। तो चेहरे पे सुबह शाम को चेहरा बिना धोए अगर आप सो रहे हैं तो दाने तो आप खुद ही इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं, आओ आओ। तो उसमें अब हम क्या उनको रीज़न समझाएं? आप दिन भर की धूल मिट्टी लेके सो रहे हो 6 घंटे के लिए, आप खुद सोचिए तो आपकी स्किन कितनी ब्लॉक्ड होगी, बैक्टीरियाज उसमें बैठेंगे तो बड़े आराम से वो इन्फेक्शन बना के दाने बना देगा। ये बहुत कॉमन रीज़न होता है टीनेजर्स में, लैक ऑफ हाइजीन। फिर आजकल लोगों को नाखून लंबे रखने हैं। मेरी मदर तो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कभी अलाउ ही नहीं किया था स्कूल में, कॉलेज में। अब हम बड़े हो गए हैं काफ़ी, तो अपने आप रख सकते हैं। सो प्लीज़ अपने नेल्स मत लंबे रखो, क्योंकि वहाँ से भी आप अपनी इन्फेक्शन, थोड़ा सा आपको खुजली हुई, आपने यहाँ की इन्फेक्शन पूरे दिन की यहाँ रख दी। तो दाने इज़
मेनली हाइजीन, स्ट्रेस, ह्यूमिडिटी, वेदर, पोल्यूशन तो है ही ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो चलिए रीजंस हमने समझ लिए कि पुरुषों में और महिलाओं में दाने किन किन वजहों से होते हैं। अब इसका किया क्या जाए, इलाज क्या है? देखिए, मेरा सबसे फेवरेट नुस्खा जो दानों के लिए है, नंबर 1, सुबह शाम चेहरा धोएं। एक टाइम आपका एक्ने वाला फेस वॉश होना चाहिए, एक टाइम आपका नॉर्मल वाला फेस वॉश होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्ने वाला अगर आप यूज़ करेंगे तो त्वचा ड्राई हो जाएगी। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, क्या आप लगा रहे हैं और क्या आप खा रहे हैं। जब दाने आ रहे हैं तो उस वक्त प्लीज़ मीठा खाना बंद करें। इवन नेचुरल मीठा उस वक्त बुरा होता है। आप दही के दूध के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दही ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, मगर दूध डायरेक्टली ना लें। मिल्क इज़ डायरेक्टली हैविंग केज़न, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके फेस पे बढ़ेगा। घरेलू नुस्खे के अंदर सबसे फेवरेट दादी माँ नुस्खा जो इतने सालों से चलता है और कभी फेल नहीं होता अगर आपने ठीक से किया है, सिंपल मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ लीजिए 1 चम्मच सफ़ेद सैंडलवुड, 1 चम्मच लाल सैंडलवुड, 2 रंग के आते हैं सैंडलवुड मार्केट में। चंदन, उन तीनों का आपने कॉकटेल बना लिया, मिक्सचर बना लिया आपने। उसके अंदर आप नींबू लीजिए, नींबू का रस्सा बनाइए इस कॉकटेल के साथ। जहाँ जहाँ दाने वहाँ रात भर लगा के आप सो सकते हैं। प्लीज़, जो आजकल इंस्टाग्राम रील में चलता है, कभी टूथपेस्ट लगा लो। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ये हरियाणा से, वो उनके पास ही गाय होती है, गाय की पूंछ से बाल निकाल के वो दाने पे ऐसे बांध लो तो दाना गायब हो जाएगा, और वो अंदर तक जल जाता है, वो बाल भी अंदर घुस जाता है। ये सब भी हमारे इंडियन इसमें विलेजेस में आज भी हो रहा है। सो इस तरह की नुस्खे ना करें। ये बहुत सिंपल है, मुल्तानी मिट्टी वाला। अगर आपके पास तीनों इंग्रेडिएंट नहीं है, तीनों में से एक है, तो एक से ही कर लीजिए, वो भी बहुत है। उसको आप खाली पानी से कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको नींबू लगा के जलन मच रही है, खाली पानी और मुल्तानी मिट्टी 3-4 रात के लिए दानों पे लगा के आप सो सकते हैं। सो प्लीज़ स्टिक टू दिस सिंपल नुस्खा, डू नॉट ओवरडू एनीथिंग। एंड अगेन, इंस्टाग्राम रील से जो आजकल युवक कर रहे हैं कि दाने आ रहे हैं, वो नियासिनामाइड और वो एक्टिव्स, तो मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपने आप अपना एक्ने ट्रीटमेंट कर लिया है। एंड मैं आपको बताऊं, अब यूएस वगैरह में, अच्छी डेवलप्ड नेशंस में बहुत जगहों पे इस तरह के एक्टिव्स एक सर्टन परसेंटेज तक ही मरीज, पेशेंट या कोई भी मतलब नॉर्मल पर्सन, आप पेशेंट नहीं है अगर आपको एक्ने, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, तो आप खुद खरीद सकते हैं सिर्फ 3 या 5% तक। इंडिया में आप 20% तक खरीद सकते हैं। तो मेरे पास पेशेंट आता है, कोई आएगा कि उसने जी नियासिनामाइड ऑनलाइन खरीद लिया 20%, अब डॉक्टर समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे दाने तो चले गए बट पूरे फेस पे हर वक्त जलन रहती है। तो दे आर क्रिएटिंग न्यू डिजीजेज, जो रोजेशिया हो रहा है, सेंसिटिव स्किन हो रही है, स्किन पे एलर्जीज हो रही है, बॉडी पे एलर्जी हो रही है, वो आपको ये इंस्टाग्राम रील के अपने आप सेल्फ डूइंग ट्रीटमेंट्स की वजह से हो रही है। ये अभी एसिड्स पे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, पर अभी मुझे एक बात ये बता दीजिए कि दानों पे हमने बात करी, एक्ने जो होता है, क्या एक्ने और दाने होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं? क्योंकि दाना तो आपका कभी एक यहाँ ठुड्डी पे निकल आया, माथे पे एक आ गया, कभी गाल पे आ गया, पर एक्ने जो होता है उसमें बहुत सारे दाने शायद एक क्लस्टर में निकलते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, अगर मेडिकली बोला जाए तो हम तो उसे एक्ने ही कहते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में ऑफ कोर्स इसे दाने कहा जा सकता है, बट एक्ने वल्गैरिस कहा जाता है इसको साइंटिफिकली। वल्गैरिस मीन्स ये एटिपिकल होता है, स्किन पे कहीं भी आ सकता है। लोअर फेस पे जब लेडीज़ के आए तो इट इज़ मेनली हार्मोनल। अगर यहाँ पे आए तो हम इसको ज़्यादा लैक ऑफ हाइजीन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन भर की धूल, मिट्टी, धूप की रेज ज़्यादा होती है गालों पे जी, हाई चीक एपल पे, यहाँ पे। और अगर फोरहेड पे आता है तो वो डैंड्रफ की वजह से कॉमनली देखा जाता है, या सर पे तेल लगाने की वजह से देखा जाता है। जैसे कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कि तेल लगाना ही लगाना है, और इस ह्यूमिडिटी और पोल्यूशन की वजह से दाने, डैंड्रफ उतर के फोरहेड पे आ जाते हैं, तो डैंड्रफ इंड्यूस्ड दाने उसे कहा जाएगा। मगर आप उसे दाने कहें या एक्ने कहिए, आपको ये समझना है कि आपको एक बारी उसका अपनी स्किन का टाइप पता होना चाहिए, उसके अनुसार आपको अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। अपने आप स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स नहीं खरीद के करने चाहिए। बहुत ज़्यादा आजकल फालतू ये बेकिंग सोडा लगा लो फेस पे, इंस्टाग्राम रील्स में आता है, उससे आपको स्किन पे डैमेज हो सकता है। सो डू नॉट डू एनीथिंग जो आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में। सो प्लीज़ सिंपल रेमेडीज़ फॉलो करके अपने दानों को ठीक करें, जो आज हम यहाँ आपको बता रहे हैं। दे आर ऑल, मतलब 15-20 साल से देख रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये जो एक्ने की समस्या है, अगर भले ही हार्मोनल क्यों ना हो, इसका इलाज क्या होता है? किस तरीके की ट्रीटमेंट से एक्ने ठीक किया जा सकता है? इंटरेस्टिंगली, विद ऑल माई एक्सपीरियंस, सारे हार्मोनल इश्यूज, एक सब कुछ यहाँ कंट्रोल हो रहा है माइंड में। सो अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपनी कोई भी हॉबी को पाल सकते हैं, आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के, कोई आपकी हॉबी होगी। हॉबी डजंट हैव टू बी कि जाके पैसे दो और टीचर रखो। जैसे मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है, तो मेरे लिए वो हॉबी है, तो मैं रोज़ 10-15 मिनट म्यूज़िक सुनती हूँ और अपनी घटिया सी आवाज़ में उस गाने को गाती हूँ, और वो मैं खुश हूँ अंदर से, तो मेरा स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है। सो आपको इस तरह की कोई हैबिट अपनी ढूंढ के जो आप अपनी आम लाइफ में कर सकते हैं।
वो करनी चाहिए, मैं बताऊं, हार्मोनल एक्ने के लिए। तीसरी चीज़, स्पेशली फॉर लेडीज़ एंड गर्ल्स, 15 साल की उम्र से ही आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आपको सबको पता ही होगा हमारे युवकों को कि फीमेल्स में भी होता है। तो हमें अपने हार्मोनल को बैलेंस बना के रखने के लिए कार्डियक एक्टिविटी, थोड़ा बहुत कार्डियो रखना रोज़ाना 15-20 मिनट के लिए, कि आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है 80 to 90 होता है एवरेज, आपको अपना हार्ट रेट 150-160 पे लाना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि ऑलमोस्ट डबल हो 10 मिनट के लिए रोज़ाना। सो वेट लॉस करना, स्ट्रेस मैनेज करना, थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल पे चेंज लाना, हेल्दी डाइट लेना, पानी पीना। आप मानेंगे यंगस्टर्स को पानी पीना नहीं याद रहता। दिन में मुझे कहते हैं डॉक्टर हम तो इतने बिजी रहते हैं, पानी पीना याद नहीं रहता। स्कूल के बच्चे तो बहुत ही दीज चेंजेस इन्हें शुरू की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन की वजह से भी दाने हो जाएंगे, है ना। तो आपको ये चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करें। और अगर हार्मोनल आ गया है इशू, नथिंग टू वरी, सब कुछ ट्रीटेबल है। तो इन लाइफस्टाइल के साथ साथ हार्मोन ना खा के कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाएं। और लगाने के लिए किस तरीके की चीज़ें आप लगा सकते हैं जिससे एक्ने ठीक हो? देखिए, ओवर द काउंटर अगर आपके चैनल के द्वारा, जिसमें बहुत लोग देखते हैं, सिंपल नियासिनामाइड 2% या 3% या जिंक आप खुद लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ आप रात को अगर दानों पे लगा रहे हैं, इसके ऊपर आप अपना वही मुल्तानी मिट्टी और जो हमने नुस्खा शुरू में कहा उसका मिक्सचर भी दानों पे लगा सकते हैं ऑन टॉप ऑफ इट। मगर सुबह सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। देखिए, सनस्क्रीन आज की डेट में इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया है, पोल्यूशन आ गया है, सन रेज ही नहीं, ये जो सारी लाइटों की LED की जो रेज हैं, HEVL कहा जाता है, ये सारी जो अलग अलग लाइट रेज हैं, इसकी वजह से भी दाने आ सकते हैं, स्किन इरिटेट हो सकती है। और रात को आपने स्पेशली अगर कुछ एक्टिव लगाया है तो सुबह सनस्क्रीन आपका मेडिकेटेड होना चाहिए। सनस्क्रीन का SPF 25 अबव बहुत है। ये मत सोचिए कि आपको बहुत महंगा सनस्क्रीन की ज़रूरत है, 50-100 जो लोगों के माइंड में होता है। बेसिक 25 SPF सनस्क्रीन बहुत है। अगर आपका बच्चा है 10-12 साल का, तो सिंपल एलोवेरा जेल भी सनस्क्रीन के लिए की तरह आप लगा सकते हैं। रोज़ सुबह उसको एलोवेरा जेल लगा के भेजें स्कूल, इज़ मोर देन इनफ, नो नीड टू इन्वेस्ट इन अ सनस्क्रीन ऑल्सो। 15 साल की बाद 25 SPF लगाएं, मगर बिना SPF के रात को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना लगाएं, ये आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या आप ये कह रही हैं कि रात में सनस्क्रीन लगा करके फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं, लगाना है? रात को अगर आप एक्टिव लगा रहे हैं, इसको हम एक्टिव कहते हैं डॉक्टर्स। एक्टिव का मतलब वो कि एक्टिवली काम करेंगे, एक तरह के पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर एक्ने के लिए ओवर द काउंटर ये चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ना लेके आप नियासिनामाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं जो हर एक को सूट करेंगी। किसी भी ठीक ठाक ब्रांड का जो आपको समझ आए आप लगाएं रात को, मगर सुबह सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। वरना अगर आपने सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाया होगा, आपकी स्किन जल सकती है, सेंसिटिविटी हो सकती है, और धूप उसको अट्रैक्ट करके उस जगह को ना टारगेट करके कहीं और पिगमेंटेशन दे सकती है। बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं आजकल। अब आप सनस्क्रीन की बात कर रही हैं तो बहुत सारे हम भारतीयों को ऐसा लगता है कि भई ये सनस्क्रीन तो सब छलावा है, जो इंडियन स्किन है उसको सनस्क्रीन की ज़रूरत ही क्या है, हमें स्किन कैंसर वैसे भी नहीं होते बाकी पश्चिमी देशों के मुकाबले, और ये सिर्फ कंपनियों का एक गेम है ताकि वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें, इसलिए बोला जाता है सनस्क्रीन लगाना इतना ज़रूरी है। सच क्या है? सच बिल्कुल क्लियर है कि अब स्किन कैंसर इंडिया में आ चुका है और बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली चीज़, हम डॉक्टर्स भी इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब हम पढ़ते थे तब था ही नहीं। हम इंडियंस में स्किन कैंसर इसीलिए नहीं होता है बिकॉज वी आर टाइप 4 टाइप 5 स्किन। टाइप 4 टाइप 5 मतलब हमारे में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मगर दिस डज नॉट मीन कि हमें स्किन कैंसर नहीं हो सकता। अब जो ग्रीन हाउस पोल्यूशन और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से स्किन कैंसर राइज पे है। और मैं तो स्ट्रांगली सबको कहूँगी कि स्किन कैंसर से बचने के लिए फोटो एजिंग, मतलब आपके फेस पे रिंकल्स कम आए, पिगमेंटेशन कम आए, जो हो गई है ठीक है, वो नहीं ठीक होगी सनस्क्रीन से, मगर और पिगमेंट ना बढ़े तो एक बेसिक सनस्क्रीन रोज़ सुबह एनीथिंग अबव 25 SPF जो मेडिकेटेड कंपनीज़ का है, कॉस्मोसूटिकल कंपनीज़ का है, मतलब उन कंपनीज़ का जो दवाइयाँ बनाती हैं, उस तरह का सनस्क्रीन रोज़ सुबह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SPF 25 एंड अबव। जी, बिल्कुल। वैसे कितना SPF आइडियल है आपको लगाना चाहिए? SPF 25 सर्वर बहुत होता है। ये एक गिमिक है कंपनी वालों का अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचने के लिए। जी आप 50 लगाएं, 100 लगाएं। SPF का मतलब सिर्फ है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 25 लगा लिया तो आपको जल्दी वापस लगाना पड़ेगा, आपने SPF 100 लगाया तो सुबह से दोपहर तक चलेगा, नहीं। कोई भी सनस्क्रीन जब लगाया जाता है, ये हमारी फिंगर है, इसमें 3 डब्बे हैं, 1.5 फिंगर टिप यूनिट इज द मेजरमेंट जो साइंटिफिकली प्रूवन है। इतना सनस्क्रीन चाहिए एडल्ट के लिए, पूरे फेस और नेक के लिए, यहाँ तक।
इसको आपको कोई भी SPF हो हर 3 घंटे में लगाना है अगर आप धूप में हैं। स्पेशली अगर आप कोई वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हो, मतलब स्विमिंग कर रहे हैं, या अगर आप स्कीइंग कर रहे हैं, स्नो में हैं, इन दोनों चीज़ों में सन रेज जो है और रिफ्लेक्ट करती हैं, पिगमेंटेशन चांसेस हाई होते हैं। अगर आपने नोट किया होगा, हाई ऑल्टीट्यूड के लोगों के फेस पे हमेशा पिगमेंटेशन होती है। बेशक अब वो हिमालयाज या उत्तराखंड नहीं रहते हैं, दिल्ली आ गए हैं, तो उनके बहुत हाई चांसेस हैं पिगमेंट के, क्योंकि उनकी स्किन उस तरह बनी है। तो उन्हें सनस्क्रीन लगाना और ज़रूरी है। और अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं तो हर 2-2.5 घंटे में लगाएं, अदरवाइज़ 3 घंटे बाद आपका SPF 30 हो, 25 हो या 50 हो, आपको रिपीट लगाना है। डॉक्टर दीपाली, अभी हम दानों की बात कर रहे थे सनस्क्रीन से पहले, एक्ने और दानों की। हमें से बहुत लोगों को दाने नोचने की आदत होती है, नोच देंगे, उसको फोड़ देंगे, अब उससे निशान पड़ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्या नुकसान है अपने दानों को नोचने का, फोड़ने का? बहुत कॉमन है सर, जैसे मेरे पास आते हैं बच्चे, यंगस्टर्स की हमें स्कूल में कोई फंक्शन था या मेकअप करना था, फेयरवेल थी, ये था वो था, हमने फोड़ दिया, डेट पे जाना है। प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस। इनफैक्ट ब्यूटी पार्लर्स वाले भी कह देते हैं कि चलो हम आपका एक्ने निकाल देते हैं, फिर वो इतने बड़े बड़े धब्बे रह जाते हैं कि इसमें आपको लाखों रुपए और बहुत सारा समय खर्चना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और लेज़र करा के गड्ढे ठीक करने पड़ते हैं। वो एक अलग कहानी है। दानों को अपना नेचुरल कोर्स करने दीजिए, क्योंकि जैसे ये हमारी त्वचा है, सो इट्स अबाउट 200 मिलीमीटर की गेम है सिर्फ ये। इतनी त्वचा के अंदर आपको दाने किसी भी लेयर में आ सकते हैं, पहली 4 लेयर्स में आपको सिर्फ ऊपर की दिख रही है, मगर दाना यहाँ से बाहर तक निकल रहा है। आप उसको जब छेड़ते हैं तो आपने पूरी स्किन को इरिटेट कर दिया। इट विल लीड टू सम स्कार। स्कार का मतलब ये होता है कि नीचे आपने दाना तो ऊपर से हटा दिया, मगर नीचे उसको कुछ खींच रहा था, तो वो आपने उसका एवोल्यूशन, उसका नॉर्मल प्रोसेस डिस्टर्ब करने की वजह से गड्ढे होने के चांसेस, पिगमेंटेशन होने के चांसेस 3 गुना 4 गुना कर दिए। क्योंकि मेरे पास काफ़ी बारी आते हैं यंगस्टर्स जो स्कूल कॉलेज के होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर मेरी फ्रेंड और मैंने दोनों ने किया, उसको तो पड़ा नहीं, मुझे पड़ा। तो वो आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है। प्लीज़ इनको छेड़छाड़ ना करें। अपना सैलिसिलिक एसिड हो गया, जिंक ऑक्साइड, इस तरह का कोई फेस वॉश, जैसे हमने पहले कहा, एक टाइम वो और एक टाइम नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करें। लेट इट रन इट्स ओन कोर्स, अगर आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे। मगर हाँ, खुद से केमिस्ट से पूछ के एंटीबायोटिक खाना, एक्टिव्स करना, ये सब चीज़ें ना करें जो आपकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो सकता है। और क्या पिंपल पैच लगा सकते हैं वहाँ पे उसे? पिंपल पैच ठीक है, वो वही है, जिंक ऑक्साइड वगैरह, मगर सुबह सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं ताकि आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो जाए। अच्छा, जिन लोगों को एक्ने स्कार्स होते हैं, कि एक्ने तो चलिए ठीक हो गया, पर गालों के ऊपर या माथे पर वो बहुत गहरे निशान छोड़ गए हैं, क्या ये ठीक हो सकते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे मेल्स आते हैं इसको लेके। जी देखिए, एक्ने स्कार मेरा इनफैक्ट फोटे है। मैंने अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट 1 साल इस पर लगाया है और मुझे इसको बहुत मज़ा आता है ट्रीट करने में। मगर मुझे खुद ये महसूस होता है कि मैं उसको सिर्फ 70 to 80% ठीक कर पाती हूँ, कि जितनी दूर अभी हम बैठे हैं इतनी दूर से मुझे स्कार्स नहीं दिखेंगे आपके। अगर मैंने आप पेशेंट होती है, आपकी तो खैर स्किन बहुत खूबसूरत है, मगर अगर किसी को जैसे गड्ढे हों, स्कार्स हो, तो हम उतना ठीक कर सकते हैं, मगर 15-20% हमेशा रह जाता है। विद माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग, जिसने इतना टाइम उस पर लगाया है। दूसरी चीज़, एक्ने स्कार के लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, इंस्टाग्राम के द्वारा उसने गुआशा और डर्मा रोलर करना शुरू किया था। ये सब बहुत चल रहा है आजकल। और वो स्कार्स के लिए ऐसा उनको सिखाया गया था कि कोई सीरम लगा के सिलिकॉन का, उसके बाद गुआशा करो, उसके बाद डर्मा रोलर करो, आपके गड्ढे कम हो जाएंगे। उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्योंकि उसने गुआशा करा होगा, मतलब यंग पेशेंट 28-30 के बीच में होगा, और उसने गुआशा किया, डर्मा रोलर किया, पता नहीं क्या किया, या कहीं डीप हो गया होगा, डॉक्टर तो नहीं था वो पर्सन, और उसने वहाँ पे पैरोटिड की इन्फेक्शन हो गई। पैरोटिड ग्लैंड बहुत कीमती ग्लैंड है जो काफ़ी डीप होता है। पता नहीं कैसे उसने वहाँ की इन्फेक्शन करी, क्योंकि वो ओवरडू कर रहे थे, शादी होने वाली थी। तो 3-4 दिन के लिए उसको एडमिट रह के हॉस्पिटल में इतना उसका खर्चा हुआ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग स्कार्स को ठीक करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे हमने पहले कहा कि स्कार इतना डीप होता है, उसमें दुनिया की कोई क्रीम नहीं काम करेगी, उस पर अपने पैसे ना वेस्ट करें। जब तक क्रीम लगाओगे तब तक ठीक होगा, क्रीम छोड़ते ही वापस होगा। इट विल बी वेरी एक्टिंग वेरी सुपरफिशियली। तो ये सारी जो कंपनीज हैं स्कार की क्रीम्स दे रही हैं, इट्स वेस्ट ऑफ योर मनी। डोंट फॉल प्रे। अगर स्कार और मार्क में डॉक्टर्स की लैंग्वेज में फ़र्क है। स्कार मतलब कुछ जो नीचे झुका हुआ है, या ऊपर उठे हुए भी स्कार्स होते हैं दानों के बाद। मार्क मतलब फ्लैट आपका क्रीम से जा सकता है, मगर कुछ भी अगर नीचे है या ऊपर है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ लेज़र काम करता है, या डर्मा रोलर अंडर डॉक्टर सुपरविजन। आप डॉक्टर से सीख के भी घर पे कर सकते हैं, बहुत हल्के वाला। मगर ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम से ऐसे कर रहे हैं और आपको कोई इन्फेक्शन हो रही है। स्पेशली अगर फैमिली में डायबिटीज़ है, और स्पेशली फैमिली में बाकी लोगों को भी गड्ढे हैं, आपकी मदर को, फादर को और आपको हो रहे हैं, तो इस तरह के ट्रीटमेंट अपने आप ना करें, क्योंकि आपके लिए और हानिकारक हो सकते हैं। तो अगर एक्ने स्कार्स हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। एक तरीका लेज़र है, पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में ही ये सारी ट्रीटमेंट्स आप करवाएं। बिल्कुल। एक्ने स्कार्स, दाने, पिंपल्स, इन सब के अलावा स्किन की एक प्रॉब्लम और बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं पिगमेंटेशन, झाइयाँ बोलचाल की भाषा में। ये झाइयाँ या पिगमेंटेशन क्यों हो जाता है?
झाइयाँ इंडियंस के लिए ज़्यादा कॉमन है एंड पहले इसको सोचा जाता था कि हार्मोनल रीज़न से होती है, मगर ये हार्मोनल रीज़न से सिर्फ नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि आदमियों में भी काफ़ी हाई इंसिडेंस होता है इसका। तो आदमियों में तो हम हार्मोनल इसको नहीं रिलेट कर पाए, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में आज की डेट में एक सिंपल होम रेमेडी जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं खुद नोट कर रही हूँ, सिंपल ग्लिसरीन और रोज़ वाटर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लगाना चाहिए इसके ऊपर। मगर हर ट्रीटमेंट के साथ वही बात है, अगर आपने सुबह एक्टिव सनस्क्रीन नहीं लगाया है, जो मतलब हम तरह की फार्मा कंपनी वाला ठीक से जो क्वांटिटी हमने बताई नहीं लगाया है, तो आप भूल जाएं पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट को, ना ही करें। तीसरी चीज़, बेफालतू लेज़र किसी ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजिस्ट पे जाके ना कराएं। जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह पे लेज़र होते हैं वो थोड़े जनरली सस्ते टाइप के होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, और वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता। प्लीज़ रीच आउट ओनली टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। सीधा लेज़र कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छी अच्छी क्रीम्स आ गई हैं, सनस्क्रीन आपको पता है, आप खुद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये सिंपल होम रेमेडी हमने कही वो ज़रूर करें, और अंदर से सनस्क्रीन ज़रूर खाएं। सर्वर सनस्क्रीन खाने से मेरा मतलब है लाल, पीला, जामुनी और हरा, ये चारों रंग आपकी डाइट में रोज़ाना होने चाहिए, बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में, इंडियन फॉर्म में नहीं कि आपने बैंगन भरता बना लिया तो सब न्यूट्रिशन आपकी किचन की दीवारों में चला गया। आपको इन चारों रंगों को अपनी डाइट में लाना है। अब आप ब्लूबेरी खाएं, पर्पल सैलेड लीफ खाएं या जामुन खाएं रोज़ाना, लाल, पीली, हरी। मैं तो कैप्सिकम खा लेती हूँ, सबसे इजी। बेल पेपर्स तीनों का एक एक अपना मंगा लिया, आधा एक दिन आधा अगले दिन, रोज़ शाम को मुझे मिल जाता है। तो अगर आप ये थोड़ा आपको बोरिंग ना लगे कि सेम चीज़ रोज़ खानी है, तो ये सबसे ईजी नुस्खा है, एटलीस्ट फॉर वर्किंग वुमेन लाइक मी। सो आपको ये रंग अपनी डाइट में लाने हैं, इससे आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप एंटी पिगमेंटेशन आपकी स्किन हो जाती है, आपकी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, पिगमेंटेशन फैलती नहीं है। डॉक्टर दीपाली, बहुत सारे लोगों के जो होठ हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, हालांकि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और इसमें कोई इशू भी नहीं है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स बहुत ही नेचुरल चीज़ है। पर बहुत सारे मेल्स हमें आते हैं लोगों के जो कहते हैं कि हमारे होठ बहुत पिगमेंटेड है, इसका क्या करें? तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन डेफिनेटली है। जो मेरा फेवरेट होम रेमेडी है वो है ग्लिसरीन एंड कपूर। याद है पहले, आजकल तो सब वो टूथब्रशेस ऑटोमेटिक हैं, मेरे वाले भी वो बैटरी से चलते हैं, मगर पहले जो टूथब्रशेस चलते थे 80s 90s के बच्चों को, इन लोगों को याद होगा कि वो ब्रश के पीछे जहाँ उसका माउथ होता है, यहाँ पे वो लगे हुए थे दाने दाने से। वो जो दाने दाने थे वो इसीलिए होते थे कि वो आप अपनी टंग को भी उससे साफ करो और होठ साफ करो। साइंटिफिकली 1950s में, 1900 में वही बनते थे। ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ से टूथब्रश कल्चर है, वो आज भी टंग क्लीनिंग होती है वहाँ पे, और लिप क्लीनिंग होती है, और फ्लॉस क्लीनिंग होती है। आजकल तो वो डेंटल फ्लॉस आ गया है, राइट। मगर यहाँ पे जो नए ब्रशेस आ गए हैं उनमें वो मिसिंग है पीछे का पार्ट। तो जो पीछे का पार्ट था, मैं सबको यही कहती हूँ उस तरह का आप कुछ लें और अपने लिप्स पे सिंपल ग्लिसरीन और कपूर लगा के थोड़ा उसको घिसें, एक्सफोलिएशन करें हफ्ते में 2 दिन, बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर जेनेटिक है, आपके पेरेंट्स का भी लिप्स डार्क है और आपका भी लिप डार्क ही है और 10 या 12 साल की उम्र से, तो उसको ज़्यादा घिसे भी ना, वो आपका वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, वो सिर्फ और सिर्फ लेज़र से ठीक होगा। मगर अगर आपका उम्र के साथ डार्क हुआ है तो हाँ, ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि इंजेक्शन ग्लूटाथियोन करते हैं हम डॉक्टर्स, उससे ओवरऑल आपकी स्किन में जहाँ पे भी मेलानिन पिगमेंट बैठा हुआ एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं और रंग एक कर सकते हैं। स्मोकिंग से भी लिप्स में पिगमेंटेशन बढ़ता है? बिल्कुल, लिप्स पिगमेंटेशन स्मोकिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी पीते हैं उनको भी ज़्यादा होता है। ओके। इसके अलावा टैनिंग अगेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और स्पेशली गर्मियों में तो जब हम बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं, हमारी स्किन से एकदम ग्लो चला जाता है। अगर आप कुछ घरेलू टिप्स बता दें कि कैसे टैनिंग से बचें, कैसे टैनिंग को दूर करें, वापस स्किन का ग्लो कैसे आएगा? मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड इज़ फ्रेश टोमेटो रसा। टोमेटो का एक स्लाइस लीजिए, उसको पिचका लीजिए, जो पिचका के बच गया वो खा लीजिए, दैट्स फाइबर, वेरी गुड। तो जो उसका जूस है उसके अंदर आपने वही चंदन पाउडर डालना है, लाल और सफ़ेद, इसी टोमेटो रस्से के साथ बिना चेहरा धोए भी आप लगा सकते हैं। इसको रखिए 5-10 मिनट और पानी से धो डालें। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, मतलब बिल्कुल ही ड्राई टाइप की स्किन है, मेच्योर्ड स्किन है इसका मतलब जनरली, सो आप इसी कॉकटेल के अंदर दूध डाल सकते हैं, कच्चा दूध, बिना बॉयल के। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से टैनिंग जल्दी उतरते हैं। डॉक्टर दीपाली, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत अलग अलग स्किन केयर रूटीन्स चल रहे हैं, और आप इनको देख के थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फिल्टर लगा करके रील्स बना रहे हैं, तो आपको लगता है यार मुझे भी ऐसी स्किन चाहिए, और आप उन रूटीन्स को फॉलो करने लगते हैं। पर वो बहुत इलेबोरेट होते हैं, कुछ 7 प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट चेहरे पे लगाए जा रहे हैं।
पर एक आम इंसान ना ही उसके पास इतना समय है कि वो रोज़ इतना एक्सटेंसिव स्किन केयर रूटीन फॉलो कर पाए, ना ही कोई इंसान इतने पैसे खर्चा करना चाहता है कि 8-10 प्रोडक्ट्स खरीद करके लाएं। अगर मैं आपसे ये पूछूं एक आम इंसान के लिए एक आसान स्किन केयर रूटीन क्या होगा, कोई 3 प्रोडक्ट्स बता दीजिए जिनको हम रोज़ इस्तेमाल करें, जिनसे हमारे स्किन जो है वो एकदम हेल्दी रहे, प्रॉब्लम ना हो, दाने ना निकले, हेल्दी रहे, ग्लोइंग रहे। देखिए सिंपल नुस्खा है कि मैं खुद भी उतना ही करती हूँ, लेस इज़ मोर। आपके पास एक फेस वॉश सुबह का होना चाहिए, एक रात का होना चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए फेस बिल्कुल वॉश। प्रेफरेबली, क्योंकि जो सुबह वाला होगा वो अच्छा एक्सफोलिएटिंग हो, आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करे। जो दूसरा हो वो जेंटल हो, रात का, उसमें ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई ना करे। सुबह आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अगर आपकी त्वचा पे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन है या एक्ने है या त्वचा ड्राई है, तो पहले आप उसमें से कुछ भी चीज़ लगाएं, विटामिन सी लगाएं या नियासिनामाइड सीरम लगाएं या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, फिर सनस्क्रीन लगाएं, बस इतना ही। रात को आ जाते हैं। रात को जो आप अपने चेहरे पे लगाती हैं वो आपकी त्वचा का फूड है। जिस तरह हम दिन भर खाना खाते हैं शरीर को चलाने के लिए, रात को जो आप अपनी त्वचा पे फेस वॉश करके लगाते हैं वो लगा के आप सो गई हैं, तो वो आपकी त्वचा का एक तरह का फूड है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हफ्ते में 2 या 3 दिन सिंपल घी, ग्लिसरीन या कोई तेल आप लगा सकते हैं। मेरा फेवरेट इज एप्रिकॉट या बादाम तेल। उसकी भी सिर्फ 2-3 बूंद पानी के साथ लीजिए और उसको थप थप करके लगा लीजिए। ये हो गया बड़ा सिंपल सा रेमेडी ड्राई स्किन के लिए रात के लिए। पर क्या दाने निकल सकते हैं अगर तेल लगा रहे हैं चेहरे पे? तो कोकोनट ऑयल से निकलते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, मगर इन ऑयल से नहीं निकलते, और आपने पानी के साथ मिक्स किया है तो नहीं निकलेगा उससे भी। और अगर ड्राई स्किन है सिर्फ तभी आप तेल लगाएंगे। बाकी लोगों के लिए नाइट क्रीम होगी आपकी स्किन और एज के अनुसार। स्पेशली अगर आप ये कर सकते हैं कि आप से 20s में हैं, 30s में, या मेरी तरह अपनी 40s में हैं और आप चाहते हैं एजिंग ना आए अपने फेस पे, तो हफ्ते में 3 दिन एंटी एजिंग सीरम लगा लीजिए। एंटी एजिंग सीरम कोई भी लगा सकते हैं आप, रेटिनॉल हो गया, आपका एजिलिक एसिड हो गया, कोई भी टार्टरिक एसिड, इस तरह का कुछ भी आप रात को लगाएं हफ्ते में 3 रात, और बाकी 4 रात आप कुछ भी नरिशिंग लगाएं अपनी स्किन पे। देखिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइजिंग ज़रूरत है। आपकी त्वचा पे एजिंग जो कोई भी नहीं चाहता आज की डेट में, सरवर जी जैसे आप ने नहीं मुझसे, मतलब मैंने नोट किया है कि लोग बहुत ज़्यादा स्किन कॉन्शियस हैं, यंगस्टर्स, तो जैसे 20s के लोग भी मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर हमें रिंकल ना आए, है ना। सो उन लोगों को भी अगर आपकी स्किन अच्छी है, मॉइस्चराइज्ड है, तो भी अगर आप कोई जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएंगे तो आप रिंकल्स को डिले कर सकते हैं। अच्छा, आजकल मार्केट में भी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत अलग अलग तरह के एसिड सिरम्स आ रहे हैं, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत दुनिया भर के ये एसिड्स हैं। हमें मालूमात तो है नहीं, हम लोग डॉक्टर्स तो है नहीं, पर हम ये देखते हैं भाई सोशल मीडिया में सो एंड सो इन्फ्लुएंसर ये इस्तेमाल कर रहा है और वो ये कह रहा है कि इससे स्किन अच्छी हो जाती है, तो हम भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बिना जाने कि ये किन के लिए ठीक है, किन के लिए ठीक नहीं है, किसका क्या काम है। तो मैं एक एक करके स्किन टाइप का नाम लेना चाहूँगी, आप बताइएगा कि अगर इनके लिए कौन सी तरह की सिरम, कौन से तरह के एसिड ठीक हैं, जो बहुत ही कॉमनली हम लोग सुनते हैं। तो अगर हम ड्राई स्किन की बात करें, इन्हें क्या लगाना चाहिए और क्यों? ड्राई स्किन को नरिशमेंट की ज़रूरत है, उनको ओमेगा रिच डाइट खानी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और लगाने के लिए भी कोई स्क्वालिन हो गया, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई जो ड्राई स्किन के लिए होती है, वो लगानी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन वो कोकोनट ऑयल या ग्लिसरीन लगा सकते हैं गीले हाथों से गीली स्किन पे, बाकी टाइम कोई अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसके अंदर जो पेप्टाइड्स वगैरह हाइफा इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, वो कोई खास अंतर नहीं लाएगी। जो मैं आपको सिंपल चीज़ें कह रही हूँ उसमें और इसमें सेम रिजल्ट आएगा। हाइलुरोनिक एसिड कहा जाता है ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, वो लगाना चाहिए? हाइलुरोनिक एसिड भी आप लगा सकते हैं। देखिए अगर आप साइंटिफिकली देखें, आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आप फेस पे लगाते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होती, वो सिर्फ सुपरफिशियली काम करती है। जैसे अगर मैं अभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ अच्छी सी, तो वो मेरे लिप्स का कलर हो जाएगा, इट्स टेम्प्रेरी। तो हाइलुरोनिक एसिड भी उतना ही टेम्प्रेरी है। सो मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे हम चैनल पे बोल रहे हैं लार्ज स्केल लोगों को, तो इट विल नॉट रियली गेट अब्जॉर्ब। तो आप एक्सपेंसिव हाइलुरोनिक एसिड की जगह एक्सपेंसिव सनस्क्रीन हो जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइब्रिड सनस्क्रीन जिसे कहा जाता है। रात को आप कुछ अच्छी नरिशिंग लगा के सोएं तो वो आपकी स्किन को ईजिली अब्जॉर्ब होगी। ऑयली स्किन? ऑयली स्किन को भी नरिशमेंट की ज़रूरत है, मतलब मॉइस्चराइजिंग की, तो उन्हें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम रात को लगानी चाहिए। मगर उसके साथ साथ कि उनको दाने ना आए। ऑयली स्किन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको रिंकल्स भी डिलेड आते हैं, तो वो एंटी एजिंग भी डिले कर सकते हैं, मगर वो स्किन पे ग्लो के लिए चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, एजिलिक एसिड हो गया, और अलग अलग सीरम्स आते हैं, पामिटिक एसिड वगैरह, टार्टरिक, जिससे स्किन पे ग्लो आता है, तो वो इस तरह के सीरम्स लगा सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है,
सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए मैंने हमेशा नोट किया इतने सालों से, बहुत दुख होता है कि ये लोग स्टीरॉयड क्रीम लगा रहे होते हैं। नहीं, केमिस्ट ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया। स्टीरॉयड क्रीम इंडिया में 99% वो होती है कि एंड में आप देखेंगे VATE लिखा होता है किसी भी कंपनी के, मतलब प्रोडक्ट का जो भी नाम है। जैसे अगर मेरा नाम ही स्टीरॉयड हो गया तो दीपाली वेट, तो एंड में VATE हो गया। तो ये चेक करिएगा, ठीक है। अगर आपकी ऐसी कोई क्रीम है उसको आप गूगल पर डालिए, बड़ा ईजी है। और अगर उसके अंदर स्टीरॉयड है तो प्लीज़ ना लगाएं, अपने नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लें। आप किसी भी शहर में हो, आज के दिन में सारे अच्छे सीनियर डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। एक बार अपनी स्किन टाइप समझिए, चेहरे पे दही लगाइए। सेंसिटिव स्किन वालों को दही लगाना चाहिए जहाँ पे स्किन सेंसिटिव है, और दही रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक खाने से उनकी स्किन का जो pH है वो बैलेंस होता है। स्किन के जो बैक्टीरियाज, माइक्रोफ्लोरा, मैक्लोफ्लोरा जो हम कहते हैं, वो सब बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी घटती है। और उन्हें मेकअप से भी बचना चाहिए। मेकअप लगाने से पहले अगर आप रात को भी बाहर जा रहे हैं तो पहले सनस्क्रीन फिर मेकअप लगाना चाहिए। थोड़ी सी आप अपने चेंजेस लेके आएंगे तो आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं रहेगी। और ये आजकल जो इतने सारे सिरम्स बिक रहे हैं, क्या इनको लगाना फ़ायदेमंद होता है? नहीं, इट्स नॉट रियली कि सारे सीरम्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सीरम आपको कुछ ही हैं जो हेल्प करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सीरम को रात को लगाना चाहिए। उसके ऊपर कुछ क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए, आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो तो भी। और अलग-अलग सिरम्स आते हैं, तो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सिरम चूज़ करना होगा। जी। तो ये कैसे पता चलता है? ये डॉक्टर बताएँगे आपको या कैसे मालूम देखिए, होगा? अभी तो वही चल रहा है, इंस्टाग्राम रील से लोग कर लेते हैं फॉलो। इंटरेस्टिंगली मेरे पास सर्वर पेशेंट्स आते हैं और मुझे बुद्धू बनाते हैं। अब तो मैं इंटेलिजेंट डॉक्टर बन गई हूँ। पेशेंट आएगा, अपनी फ़ोटो लेके आएगा और कहेगा कि डॉक्टर मैं पहले ऐसी लगती थी, अब नहीं हो रहा है ऐसा। तो मैं भी परेशान होती थी। ये लोग फ़िल्टर से अपनी फ़ोटोज़ खींच के, ये एक तरह का इंस्टाग्राम मॉर्फिज्म टाइप हो गया, या इसको क्या शब्द कहें, कि उनको लगता है कि वो ऐसा लगना चाहते हैं। फिर वो अलग अलग रील से फॉलो करते हैं। आजकल अभी हमने देखा, जैसे रिसेंटली, अब पता नहीं क्या सच था, कि बॉलीवुड में किसी ने अपने आप ही घर पे ग्लूटाथियोन ड्रिप ले ली। ये सब नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़, हर सीरम हर एक के लिए नहीं बना। जो प्रोडक्ट महंगा है ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारी सस्ते नुस्खे होते हैं जो बहुत काम कर जाते हैं। हमने काफ़ी सारे अभी बातों बातों में डिस्कस किए हैं। बहुत ज़रूरी है कि सीरम, अगर आप ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, एक्ने स्किन है, अगर आपको सीरम लगाना ही है तो उसके ऊपर कुछ ज़रूर लगाएं, तभी वो अब्जॉर्ब होगा। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। सीरम आपको कोई सा भी लगाना है। अब आप कहेंगे ये तो बस डॉक्टर्स ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। तो अगर आपको ये सीरम सूट भी कर रहा है तो प्लीज़ सेम कंपनी को स्टिक ना करें बहुत सालों सालों तक, क्योंकि कभी ना कभी आपको उससे साइड इफेक्ट आ सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा है वर्ल्ड ओवर कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह के कंज्यूमर क्लेम्स आते हैं। तो एज अ डॉक्टर मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई सीरम पसंद भी आ रहा है तो उसकी 1 या 2 शीशी खत्म करके दूसरे पे शिफ्ट हो, फिर वापस पहले वाले पे आए। डू नॉट स्टिक टू द सेम ब्रांड, क्योंकि आज की डेट में हम ऐसे किसी को नहीं ट्रस्ट कर सकते। सही बात है। और आजकल अभी क्योंकि ट्रस्ट की बात हो रही है, मार्केट में बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, क्रीम्स वगैरह आ रही हैं। इनको बनाने वाली कंपनीज़ का दावा ये होता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो एजिंग डिले हो जाएगी, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। क्या वाकई ये काम करते हैं? नो, बिग नो। देखिए, एंटी एजिंग के लिए सबसे ज़रूरी है आप क्या खा रहे हैं, कैसी आपकी लाइफस्टाइल है, और सुबह आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं कि नहीं। आपकी त्वचा कैसी भी हो, हमने बार बार कहा, ड्राई है या बहुत ऑयली है, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है मॉइस्चराइज लगाना। मॉइस्चराइजिंग से ही आपके रिंकल्स डीले होते हैं, पोस्टपोन होते हैं या कम दिखाई देते हैं, और कोई तरीका नहीं है। पर सब चाहते हैं कि उनकी स्किन लंबे समय तक जवान रहे, झुर्रियाँ ना पड़े। बिल्कुल। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है अपनी स्किन को लंबे वक्त तक जवान रखने का? बिल्कुल है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना पड़ेगा कि त्वचा अंदर से बाहर काम कर रही है, सिर्फ बाहर से अंदर नहीं काम कर रही है। अगर आप रोजाना 15 से 20 मिनट कार्डियो किसी फॉर्म में कर पा रहे हैं, आपकी सिर्फ सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल नहीं है, आप पानी पी रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर कुछ ओमेगा 3, 6, 9 और जैसे हमने कहा लाल, पीला, हरा जामुनी आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हैं अपनी एंटी एजिंग की रेस में। दूसरी चीज़, आप सनस्क्रीन रोज़ लगा रहे हैं, आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, आप रात को कुछ मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं स्किन के अनुसार, तो ये आपने एंटी एजिंग की काफ़ी गेम पूरी कर ली। दूसरी चीज़, क्योंकि आप पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, पोल्यूटेड देश में रहते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है। हम सबको यहाँ पे स्ट्रेस इज़ नॉट जस्ट काम का, अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, जोवियल है, फिर भी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप कुछ मेडिकल फेशियल्स या कुछ स्किन क्लीनअप्स, इस तरह की कुछ चीज़ें 1 in 3 months कराएं अपने आप को स्किन को एंटी एजिंग रखने के लिए। मगर स्किन पे इंडियंस को ज़्यादा टोनर रोज़ाना नहीं यूज़ करना चाहिए, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा फेशियल मसाज नहीं करनी चाहिए, जो पहले होती थी 80s 90s में लेडीज़ को बहुत शौक था फेस मसाज का। अगर फेस मसाज करते वक्त जो टेक्नीशियन है जो कर रहा है उसकी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं है और मसल्स को ज़्यादा खींचता है, उस वक्त अच्छा लगता है, बट ओवर पीरियड ऑफ ईयर स्किन और लटक जाती है। तो आपको एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा फेशियल मसल्स को टच नहीं करना है विदाउट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। कितने महीनों के गैप पे आप फेशियल करवा 1 सकते in हैं? 3 months बहुत है।
once in 3 months, साल में 2 या 3 बारी भी आप मेडिकल फेशियल कराएं। बहुत लोग होते हैं उनको शौक होता है हर महीने जाना है, कूपन आ जाते हैं, आप कोई टैक्सी भी बुक करो तो आजकल सब जगह होता है कि ऐप में ये मिल गया, कूपन मिल गया, तो उसको प्लीज़ वो कूपन किसी और को दे दीजिए, मत यूज़ करिए। डू नॉट ओवर इंडल्ज। स्किन के लिए कम चीज़ें भी बहुत होती हैं, घरेलू नुस्खों पे जाएं। आजकल अभी हम लोग अभी इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत अलग अलग टिप्स बताते हैं स्किन केयर की, और उनको देख के हम वो ट्राई भी कर लेते हैं। जैसे कोई टूथपेस्ट लगा लेता है अपने दानों के ऊपर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चेहरे पर एकदम नहीं लगानी चाहिए? चेहरे पे बिल्कुल जो नहीं लगाना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बहुत लोग मेकअप करते हैं मगर मेकअप के साथ सोना सबसे हानिकारक है। दूसरी चीज़, आपको लेस इज़ मोर, ये नहीं कि आप 8-8 चीज़ें लगा के सो रहे हैं। एक वो कोरियन ब्यूटी की आप देखा जाए तो आजकल यंगस्टर्स हैं जी, डॉक्टर आप तो ऐसे कह रहे हो, मदर डॉटर आएंगी, फिर मदर चाहेगी कि मैं वही बातें बोलूँ जो हर माँ अपने बच्चे को समझा रही होती है, बट मैं खुद ही बोलती हूँ, माँ को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि उन्होंने इंस्टाग्राम से सीख लिया है 8 स्टेप रेजिमेन रात को करना है, टोनर लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ताकि आपकी कोरियन स्किन आए। आपको पता है कोरियंस नमक, सॉल्ट, सारे मसाले नहीं खाते, वो खाने को गैस के ऊपर ना के बराबर चढ़ाते होंगे, मतलब रियली वो कुछ गर्म खाते ही नहीं है, उनका चीज़ें अधिकतर चीज़ें ठंडी होती हैं बिल्कुल, जो हम लोग की नहीं होती। हमें आलू पराठा चाहिए, है ना, सो हमें गर्म खाना चाहिए, सो वो उनके लिए नहीं है। सो प्लीज़ डोंट ड्रीम फॉर दिस कोरियन स्किन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और मैं कहूँगी कि स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स ना लगाएं, वो ये भी बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, और केमिकल ज़्यादा ना लगाएं। केमिकल का मतलब है कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आप अगर देखेंगे अमेरिका और डेवलप नेशंस में बैंड होता है कि बिना डॉक्टर के लिखे नहीं लगा सकते, यहाँ पे तो अवेलेबल है। आप रात को एक्टिव लगा लेते हैं, सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, 3-4 स्किन बाद जब स्किन जल जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, फिर आप कहते हो प्रोडक्ट्स काम नहीं करते और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब तक आपकी स्किन का इतना डैमेज हो जाता है कि हम जैसे डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होता है। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत कॉमन दिक्कत, इनको कैसे ठीक करें? इसके लिए सबसे ईजी है स्किन को एक्सफोलिएशन करना रेगुलरली। जैसे हमने कहा 2 तरह के अगर आपके फेस वॉश होंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। एक आपका फेस वॉश होना चाहिए जो एक्सफोलिएटिंग हो, एक हो जो जेंटल हो। सो आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स कम होंगे। सिंपल घरेलू नुस्खा जिसे हमने डिस्कस किया, वो आपने 2 तरह के चंदन और मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर जहाँ पे लगाया, जहाँ ब्लैक हेड वाइट हेड है, आप उसको घिस सकते हैं। ब्लैक हेड वाइट हेड की जो स्ट्रिप्स भी आती हैं मार्केट में, बहुत सालों से आ रही हैं, बेसिक वाली वो बहुत होती है। आजकल उन स्ट्रिप्स के अंदर भी बड़ा फैशन आ गया है, AI ड्रिवन आ गई हैं, ये हो गया वो हो गया। सिंपल बेसिक वाली ब्लैक हेड वाइट हेड स्ट्रिप इज मोर देन इनफ। डॉक्टर दीपाली, हमारे ऑडियंस ने भी हमें काफ़ी सारे सवाल भेजे और वो चाहते हैं कि आप उनका जवाब दें, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन बताएं। तो मैं एक एक करके सवाल पढ़ रही हूँ, आप प्लीज़ बताइएगा। पहला सवाल राधिका का है, 27 साल की हैं, कह रही है मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड, ड्राई और सेंसिटिव है, कुछ भी लगाओ रैश हो जाता है, दाने निकलने लगते हैं, मैं क्या इस्तेमाल करूँ? देखिए, डिहाइड्रेटेड का मतलब आपकी स्किन ही आपको बता रही है पानी पिएं। जेल बेस्ड आप अपना कोई क्रीम लगाएं, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड आप ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी स्किन पे जो दाने आ रहे हैं उनको सुखाने के लिए नियासिनामाइड या जिंक सल्फाइड सुबह शाम लगाना। सुबह सनस्क्रीन अगेन जेल बेस्ड लगाइए आप, क्योंकि अभी दाने हैं, क्रीम ना लगाएं। रात को जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, और अगर ज़रूरी लगता है दाने फिर भी आ रहे हैं तो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलकर सिंपल कोई एंटीबायोटिक का कोर्स एक बारी या 2 बारी करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, जिससे आपकी स्किन ठीक हो। और इस स्किन के लिए राधिका आप प्लीज़ जाके फेशियल्स ना कराएं। दूसरा सवाल वंदना का है, 32 साल की हैं, बाराबंकी की रहने वाली हैं, कहती हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पिंपल निकल आते हैं, मैं मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, मुझे स्किन की केयर के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? ऑयली है, बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे रिंकल्स डिलेड आएंगे। मगर अगर ऑयली स्किन पे आपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो आपको रिंकल्स जल्दी आएंगे। दानों के लिए हमने अभी 2-3 नुस्खे बताए, आप उनको ज़रूर फॉलो करें, आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, अगर उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है तो वो क्रीम मॉइस्चराइज़र लगाने से बचते हैं, पर आई थिंक ये तो सबको लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए, क्योंकि जो हम एंटी एजिंग की बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्किन ड्राई होने की वजह से ही रिंकल्स आते हैं। स्किन ड्राई होने की वजह से मतलब जो आपकी स्किन की 4 लेयर्स हैं, नीचे तक आपकी स्किन ड्राई हुई, ऊपर से आपको रिंकल दिखता है, मतलब वहाँ पे कुछ फट गया, कुछ गैप हो गया, कुछ सेरामाइड ब्रेक हो गया, और लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अब हमारे रिंकल्स आ गए, क्या करें। तो आपको कुछ मॉइस्चराइजर स्किन के अनुसार लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं और ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप अवॉइड करें। और मार्केट में जो अलग अलग क्रीम्स मिलती हैं उन पर लिखा रहता है वो वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है। तीसरा सवाल पूछा है लता जी ने, 48 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, कहती है मेरी स्किन मैच्योर है, मैच्योर स्किन के लिए कोई टिप्स बता दीजिए।
मैच्योर स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत काम करता है। ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर या ग्लिसरीन एंड पानी हफ्ते में 1 दिन ज़रूर लगाएं, और अगर हो सकता है तो आप दही लगा के अपना फेस वॉश किया करें। स्किन ड्राई है तो आप दूध से भी स्किन धो सकती हैं, उससे आपका वो जैसे दूध जैसी स्किन होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मॉइस्चराइजिंग आपका सेरामाइड बेस्ड, मगर सारे जो हमने प्रोडक्ट्स की बात करी वो पाबा फ्री, केमिकल फ्री होने चाहिए। तो इस तरह के आपके जो परफ्यूम फ्री वाले प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करें ताकि आपकी स्किन लंबे टाइम तक अच्छी रहे। चौथा सवाल आशु का है, कहते मेरे चेहरे पर बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, क्या लगाऊं जिनसे ये ठीक हो जाए? पोर मिनिमाइजिंग नहीं हो सकती बिना लेज़र की। मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स पोर मिनिमाइजिंग सीरम क्रीम नाम से बिकते हैं वो हमारी लेडीज़ की लिपस्टिक जैसे हैं। जब तक लगाएंगे थोड़ा सा आपको 19-20% फ़ायदा आएगा, आप छोड़ेंगे तो सब वापस आ जाएगा। ट्रीटमेंट कराना है तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वरना इसको आप इग्नोर करें। कोई भी आप क्रीम लगाएं जिससे कि वो छुप जाए जब आप बाहर जा रहे हो, तो वो कोई भी मॉइस्चराइजिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम पोर्स के ऊपर लगाई जाए तो वो थोड़ा सा जैसे छन्नी जैसी जो स्किन अपीयरेंस होती है वो कम दिखेगी। और टोनर वगैरह से भी, क्योंकि बहुत बिकते हैं पोर मिनिमाइजिंग टोनर वगैरह, फायदा नहीं। पोर मिनिमाइजिंग सीरम्स, टोनर्स ये नहीं काम करते हैं। पांचवा सवाल रितिका का है, पूछ रही हैं, मैंने सुना है कि फेयरनेस क्रीम्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इनसे स्किन कैंसर हो सकता है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। मेजॉरिटी फेयरनेस क्रीम्स के अंदर आर्सेनिक और इस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो बहुत सस्ती क्रीम्स भी बन जाती है, और उसको लगाने से त्वचा पे इंस्टेंट वाइटनेस, ग्लो आ जाता है, या उनमें स्टीरॉयड भी हो सकता है। सो प्लीज़ आप फेयरनेस के पीछे ना भाग के, अगर आपने सुबह सनस्क्रीन लगाया है, मॉइस्चराइजिंग करिए, कोई एक्टिव रात को यूज़ किए अपनी स्किन अनुसार, तो वैसे ही पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। हमने कुछ घरेलू नुस्खे की बात की, टैनिंग की, आप वो कर सकते हैं, आपको उस पर भी स्किन से ग्लो आ जाएगा। छठा सवाल दुष्यंत का है, दिल्ली के रहने वाले हैं, कह रहे हैं दिल्ली में रह रहकर पोल्यूशन से स्किन का बुरा हाल हो गया है, कैसे ठीक करें? पोल्यूशन से हम सबका स्किन का हाल बुरा हो गया है। हर वक्त स्किन पे आप पानी डालें, स्किन को ड्राई ना होने दें। जैसे आप फेस वॉश करने के बाद हल्के गीले फेस पे सुबह ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं, बिल्कुल ड्राई होने पे नहीं। उससे आपका थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल स्किन का बेटर होता है, उससे धूल मिट्टी पोल्यूशन जो सल्फाइड कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कम बैठते हैं गीली स्किन पे, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आप अपनी त्वचा को अंदर से बाहर साफ रखने के लिए अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर खाएं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो पोल्यूशन के जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं उनको मारते हैं। देखिए, अगर आपको पोल्यूशन के साइड इफेक्ट बाल गिरने में या त्वचा की ड्राइनेस, डलनेस में दिखाई दे रहा है, तो ये सोचिए कि अंदर भी तो आपका पोल्यूशन शरीर के ऑर्गन्स को भी यही कर रहा है। सो ब्यूटी को अंदर से बाहर अगर आप रिजल्ट लेंगे, अंदर से बाहर काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए हम क्या खा सकते हैं? लाल, पीला, जामुनी, हरा, इसके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स हैं जो आपकी डाइट में बहुत फ़ायदेमंद देंगे फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए। ताकि अगर कोई और स्मोक कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग। जैसे अगर यहाँ पे कोई स्मोक कर रहा है, मेरे साथ बैठी हूँ, तो मुझे ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा, ना कि जो स्मोकर है। तो पैसिव स्मोकिंग, या जो पैसिव स्मोकिंग दिल्ली के पोल्यूशन में हम लोगों के लिए हो रही है, तो उसके लिए आपको ये कलर्स ज़रूरी है। मगर ये कलर्स इंडियंस जनरली डीप फ्राई करके खा लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जैसे टमाटर लाल हो गया, हाँ जी, जामुन अपना बैंगनी हो गया, और क्या क्या चीज़ें, हरी आप सब्जियां? पीला नींबू लीजिए, आंवला लीजिए, मगर नींबू आपको 3-4 की ज़रूरत है अगर आप एडल्ट की बात कर रहे हैं। या संतरा हो गया, जो मौसम में आप आ रहे हैं, कीनू संतरा हो गया, इस तरह के आपको रंग ढूंढ के आपको लेने पड़ेंगे। या केला भी हो गया, बहुत अच्छा है। हरी सब्जियां लीजिए, मगर इनको बेक्ड बॉयल, जितना ज़्यादा आप उसको गैस पे चढ़ाएंगे उतना वो आपको न्यूट्रिशन कम देगा। आखिरी सवाल वंदना का है, कहती है आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, क्या करें? देखिए, डार्क सर्कल के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, तो आपको टीनेज से रहा है कि आपकी फैमिली में भी है। उसका रीज़न होता है कि आपका जो आँख की पुतली है, जो आई है, इसका गड्ढा, जो इसका ऑर्बिट है, ये डीप है, तो वो आपका ठीक नहीं हो सकता किसी क्रीम से। दूसरा इसके लिए हम डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है शरीर में आयरन की या B12 की कमी हो, तो आपको अपना ब्लड टेस्ट ठीक कराना चाहिए। तीसरा हो सकता है आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा देर बैठती हैं, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर एक फ़िल्टर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो टीनेज और यंगस्टर्स में देखा जाता है, वो अच्छे से सो नहीं रहे, तो आप अपनी एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है अच्छी स्किन के लिए और डार्क अंडर आइज के लिए। मिनिमम 6 आवर्स स्लीप है साइंटिफिकली प्रूवन कि कम से कम रोज़ाना 6 घंटा सोना है। पर अगर ये जेनेटिक है तब इसका कोई इलाज है? जेनेटिक में जिसमें यहाँ डीप होता है, उसमें बहुत सिंपल हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो हाइलुरोनिक एसिड का होता है, जिसको हम यहाँ बोन पे रख के जो ये गड्ढा है उसको भर देते हैं। इसको कॉमन टर्म्स में फिलर भी कहा जाता है। अच्छा, तो उससे ये ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये भर जाता है, मगर ये 1-1.5 साल तक ही भरता है, फिर वापस आ जाता है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्किन को लेकर के जिनके ऊपर बात हो सकती है, पूरा दिन ख़त्म हो जाए, पर हमने कोशिश ये करी कि जो बहुत ही आम प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जिनको लेकर वो हमें मेल करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाए ताकि आप बतौर डॉक्टर अपनी राय दे पाएँ। आपने जो हमें टिप्स दी हैं, आई एम श्योर अगर हम इन्हें फॉलो करें बहुत काम आएंगी। जिन लोगों ने अपने सवाल भेजे थे, उम्मीद है आपको उनका जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ और भी आपके सवाल है, आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर दीपाली ललन टॉप पे आने के लिए। थैंक यू। और आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।